हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूं और आज की इस क्लास में 30 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। शाम को 7 बजे डेली आपको यह क्लास मिल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 6 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, जिसमें मैं 2021 प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा हूँ रीजनिंग का, डेली सुबह 6 बजे। ठीक है, तो इस क्लास को भी ज्वाइन करें। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी वीडियोज़ होंगी, वो आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ जो है इस क्लास का सॉल्व पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बाइक ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। डिस्टेंस बराबर है, दूरी समान है। ठीक है, तो बाइक ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय से अनुपात कितना है, हमें टाइम का रेशियो बताना है। देखिए, अगर डिस्टेंस समान हो यानी दूरी समान हो तो जो स्पीड का रेशियो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम के रेशियो के, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड का रेशियो अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, 30 और 35। ए की स्पीड है 30 और बी की स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो टाइम लगेगा वो ए को कितना लगेगा, ए को लगेगा 35 यूनिट। ठीक है, इसका अपोजिट, तो रेशियो यहाँ पर अपोजिट हो जाएंगे। और बी को कितना लगेगा, 30 यूनिट टाइम लगेगा। और हमें इनका अनुपात ही बताना है, तो 35 अनुपात कितना हो जाएगा, 30। 5 से काट देते, 5 सत्ते 35, 5 छके 30, तो कितना आ जाएगा, 7:6। ऑप्शन एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक दुकानदार 10% और के प्रतिशत की क्रमागत छूट देता है। ग्राहक को 1200 रुपये अंकित मूल्य वाला सामान 864 रुपये में मिलता है। के का मान ज्ञात करो। देखिए, 1200 रुपये की सामान है। ठीक है, 10% की छूट दिया तो 90% में बेचा, और फिर इसमें x% की छूट दिया तो 100 - x/100 में बेचा, बराबर कितना होगा, 864 रुपये होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 0 से 0 यह कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इस 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा है 10, तो 12 से कट जाएगा। ये 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 72 आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, 8 आ जाएगा। नीचे इधर 10 बचा हुआ है तो 100 - x बराबर कितना आ जाएगा, 10 अट्ठे 80। x को इधर भेजेंगे तो x बराबर 80 इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत आया है, के का मान 20 आया है, तो कितना हो जाएगा, 20% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। मान ले पहली संख्या ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। तीसरी संख्या जो है वह 100 यूनिट है, तो पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 होगी, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 होगी, और तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो 120 अनुपात 150 निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 पची 15, कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में पूरी क्लास में कहीं पर भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है। उसने 10,000 रुपये में पुराना एयर कंडीशन खरीदा। उसने इसे लाने के लिए 500 परिवहन पर खर्चा किया और इसकी मरम्मत में 2,000 रुपये खर्च करके इसे 15,000 में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो, सबसे पहले तो उसने कितने में खरीदा, 10,000 में।
और फिर उसने 500 रुपये परिवहन में खर्चा किया, फिर उसने 2000 रुपये और उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो टोटल जो कास्ट प्राइस पड़ा है वह कितना पड़ा है इसे 500 और 12,500 टोटल कास्ट प्राइस पड़ा है। और एसपी जो है बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 15,000। तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर 12,500 में खरीदा और 15 का बेचा तो लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसपी ज़्यादा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, 2500 का प्रॉफिट हो रहा है बटे यहाँ पर राशि कितनी है 125 00 12,500 गुणे 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 20%। और 20% का लाभ या हानि, तो लाभ, क्योंकि 2500 यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। टैंक का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ से समझ लेते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है। 1 लीटर बराबर 10⁻³ घन सेंटीमीटर, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें बेलनाकार टैंक है, उससे कितना तेल निकाला गया, 154 लीटर तेल निकाला गया है। मतलब अगर आयतन में देखा जाए तो कितना निकाला गया है 154 और यहाँ पर गुणे 10⁻³ घन सेंटीमीटर तेल निकाला गया है। बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का आयतन यहाँ पर हमें निकालना होगा। मान लेते हैं, देखें यह एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, और इसमें इस तरह से यहाँ पर जल भरा हुआ था, टोटल तेल भरा हुआ था, और जब यहाँ से 154 लीटर निकाला जा रहा है यानी इसका टोटल आयतन कितना होगा 154,000 इतने घन सेंटीमीटर जब यहाँ से निकाला जा रहा है यह जो तेल है, तो कितने सेंटीमीटर नीचे आया, इसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे आया, यानी इतना लगभग तेल यहाँ पर निकल गया है, यह 10 सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि इस बेलन की हमें कितनी, यहाँ पर इस बेलन का आयतन कितना है यह हमें पता चल जाए अगर। ठीक है, व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आयतन इस आयतन के बराबर कर देंगे। 1,54,000 जो है यह आयतन ही है, तो इसका आयतन, इस पार्ट का आयतन बराबर 1,54,000 के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ऊंचाई कितनी बेलन की आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें निकालनी है क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है, और व्यास हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, 2r बराबर क्या होगा निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² × h होता है, तो पाई का मान रखेंगे कितना होगा 22/7 गुणे r का मान तो हमें पता नहीं है, r² × h कितना है 10 है, बराबर 1,54,000। यह भी क्या है आयतन है और यह भी आयतन है, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एक 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 कम 11, 11 चौको 44, 1400 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। ठीक है, अब r² बराबर क्या आएगा 7 7 7 4900। ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, 4900 का वर्गमूल निकाल लेंगे 70 आ जाएगा। अब r बराबर 70 आया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, यानी 2r का मान निकालना है। तो 2 × 70 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और 140 ऑप्शन 2 में है, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं, उनके द्वारा चले गए कदमों की माप जो है वह 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सकें, तय कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा, और जो इनका एलसीएम होगा वही इनका आंसर हो जाएगा। देखें, कुछ लोग इस तरह से इतनी इतनी दूरी मान लेते चल रहे हैं, कुछ लोग इतनी इतनी दूरी चल रहे हैं, तो कितने कदम टोटल चले जाएं कि यह दूरी जो है वह बराबर आ जाए।
वह न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा, यानी 70, 75 और 80 का एलसीएम निकालना होगा। तो इसके लिए अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम का मतलब होता है कि 70, 75 और 80 से विभाजित होने वाली संख्या ही इनका एलसीएम होंगी। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप फटाफट से देख सकते हैं। ठीक है, अगर 80 से विभाजित होने वाली संख्या को हम चेक करें तो 80 से विभाजित होने का मतलब क्या है, संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 0 यानी 10 से भी विभाजित हो रही होगी। तो 10 से तो सभी विभाजित हो रही हैं, और 8 से देखेंगे तो यह भी 8 से विभाजित होगी, यह भी और यह भी और यह भी। ठीक है, यह 8 से हो रही है या नहीं देख लेते हैं, क्योंकि 10 से विभाजित होगी तो 840 बचेगा, और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो सबकी सब 8 से विभाजित हो रही हैं। अब 70 से विभाजित होने के लिए संख्या 7 से और 10 से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या विभाजित है। क्या संख्या 7 से विभाजित होगी? 7 से विभाजित कैसे चेक करेंगे, 7 से भाग देकर के ही देख लेंगे। 7 एकम 7, 1 आ जाएगा और यहाँ पर 18 होगा। अब तो 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 7 दूनी 14, फिर 4 आ जाएगा, 7 पंचे 35, फिर 5 आ जाएगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी अगर 7 से विभाजित करें तो यह होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो यह दोनों नहीं होंगी। 7 से विभाजित करें तो 7 अट्ठे 56 और 7 नहीं है 63, फिर 1 बचेगा, फिर यह 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो रही है, और 70 से विभाजित करने के लिए 7 और 10 से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित चेक कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका यह होगा कि इन सभी का एलसीएम निकाल लें। जब इनका लासा निकालेंगे तो लासा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार 54 kg है। यदि 52 kg औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 56 kg औसत भार वाले 7 छात्र समूह से बाहर निकल जाते हैं, तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत भार कितने किलोग्राम होगा। देखो समझो इस प्रश्न को। अगर 54 kg टोटल छात्रों का औसत भार है, अगर 52 kg औसत भार वाले कुछ छात्र, 12 छात्र या कुछ भी छात्र समूह में शामिल हो रहे हैं, तो इनका औसत भार 54 से कम है ना, और जब यह समूह में शामिल होंगे तो टोटल एवरेज में कुछ कमी हो जाएगी। ठीक है, और 56 kg औसत भार वाले जब 7 छात्र समूह से बाहर निकाले जाएंगे तो इनका जो औसत भार है इस औसत भार से कुछ ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा बाहर निकल जाएगा समूह से, तब भी टोटल औसत में कुछ कमी होगी, यानी दोनों में क्या होगा, कमी ही होनी है औसत में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 52 kg औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो रहे हैं, तो कितने की कमी हो रही है, 2 kg औसत में एक छात्र के हिसाब से कमी होगी। टोटल 12 है तो कितने की कमी होगी, तो 12 दूनी 24 माइनस 24 की कमी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 54 प्लस कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी 2 औसत के हिसाब से एक छात्र ज़्यादा लेकर के बाहर जाएगा समूह से, तो टोटल कितना कमी होगी, कितना ज़्यादा लेकर के जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस के 14। ठीक है, यह अगर आप टोटल देखेंगे तो कितना है, 4 4 8 2 1 3 माइनस का 38, यानी जो औसत में एवरेज में टोटल कमी हो रही है वह 38 के कमी हो रही है। और 38 टोटल जो है, अब छात्र कितने हो गए हैं, 12 शामिल हुए और 7 कम हुए, तो बचे कितने, 5, और 5 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। पहले 20 छात्र थे, अब कितने होंगे, 20 + 5 यानी 25 छात्र होंगे, तो बटे 25 छात्रों के औसत में कितने की कमी होगी। टोटल ओवरऑल में तो 38 की कमी हो रही है, औसत में 25 छात्रों के कितने की कमी होगी। पहले 54 kg था औसत, अब कमी कितनी होगी, तो यहाँ से देखते हैं कितने की कमी होगी, 38 बटे 25, 4 से ऊपर भी गुणा करा ले, 4 से नीचे भी, 25 चौको 100 नीचे हो जाएगा, और 4 से गुणा कराएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 3 15, 152 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 100 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.52 की कमी होगी, 1.52 की कमी होगी औसत में। तो औसत कितना हो जाएगा, 52.48 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या
5,60,000 है तो उस उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो टोटल मान ले कितने टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 5,60,000 है। क्लियर है। 20% अवैध घोषित हो गए। तो देखिए अगर यहाँ पर टोटल 100 मान ले तो अवैध 20% घोषित हुए तो वैध मत कितने हैं, वैध 80 यूनिट है और 80 का 75% उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं। तो 80 का 75% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 80 गुणे 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, 60 और 100 यूनिट बराबर 5,60,000 के है तो 60 यूनिट बराबर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे 5600 को तो 0 0 0, 6 छाके 36, 6 पंचे 30 और 33 कितना आ जाएगा, 3,36,000 आ जाएगा। ऑप्शन एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी और पंखे का क्रय मूल्य 1,170 रुपये है। रामा घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है और पंखे को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका समग्र लाभ जो है वह 265 रुपये है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इस प्रश्न को ना दो तरीके से आसानी से कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि घड़ी का क्रय मूल्य x मान लेते हैं। अगर हम घड़ी का क्रय मूल्य x मानेंगे तो x में लाभ कितने का मिला है, 20% का प्लस। अब अगर घड़ी का मूल्य x है और घड़ी और पंखे के मिला करके 1170 है तो पंखे का मूल्य क्या होगा, 1170 माइनस x और इसमें कितने का लाभ मिला, 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इन दोनों में इसका 20% लाभ इसका 25% लाभ, दोनों के लाभों को जोड़ दिया तो कितना है, 265 है। क्लियर है। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25, इधर आ जाएगा 20। 20 को ले लेते हैं एलसीएम और इधर भेज देंगे 20 को, तो 20 से गुणा करा देंगे 0, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, 5300 आ जाएगा। 20 से इधर गुणा कराएंगे पक्षांतर करके, यहाँ पर आएगा 4x प्लस 1170 गुणे 5, तो 1170 को 5 से गुणा करेंगे, 4x प्लस 0, 5 सत्ते 35, 5 कम 5 3 8, 5 कम 5, 5850 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 4x माइनस 5x है, माइनस का x आएगा, x को इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा x। 5300 को इधर भेजेंगे तो 5850 माइनस 5300 कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। x बराबर आ गया है 550 रुपये और घड़ी का मूल्य क्या माना है, x माना है, क्योंकि रामा घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है, इसमें 20% का लाभ हमने काउंट किया है। तो एक तो आसान सा ये तरीका है और तो दूसरा तरीका हम यहाँ पर एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन में क्या होगा कि 20% का लाभ है ना, तो हम इसका 20% निकाल लेंगे। अब जब हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सती 14, 2 कम 2 1 3, 2 कम 234 हो जाएगा। और इसका 25% भी निकालेंगे। 25% का मतलब 1/4 और जब 1/4 निकालेंगे तो 4 दूनी 8, इधर 3, 4 ने 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 252.5 आएगा। लेकिन टोटल यह है वॉच यानी घड़ी और यह क्या है, पंखा यानी फैन। ठीक है, टोटल कितने का है, 265 का लाभ है। एलिगेशन इसमें लगा देंगे तो जब इधर एलिगेशन लगाएंगे कितना आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा। इधर 265 में से 234 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यह रेशियो बन गया है घड़ी और पंखे के क्रय मूल्य का। दशमलव से दशमलव इधर 0 बढ़ा देंगे, इधर से दशमलव हटा देंगे। क्लियर है। टोटल कितना दिया गया है, 1170 और अगर टोटल यहाँ पर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 8 5, 585 आएगा। तो 585 यूनिट बराबर 1170 के हैं। 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 2 के होगा। पूछा जा रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 275। तो 275 यूनिट बराबर क्या होगा, 275 गुणे 2 यानी 550 रुपये होगा। तो एलिगेशन से इस तरह से लगा सकते हैं और बेसिक से कॉन्सेप्ट से इस तरह से लगा सकते हैं x मान करके। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में
40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल है ना, नाव की चाल जो है वह x है और धारा की चाल कितनी है, 4 है। तो धारा के साथ यानी धारा की दिशा में चाल क्या होगी, x+4 होगी। यानी नाव तो चल ही रही है, धारा भी चल रही है, तो धारा भी तो नाव को अपनी तरफ बढ़ाएगी। तो अगर नाव और धारा एक साथ चलेंगी तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी यानी प्लस हो जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। अगर धारा के विपरीत नाव चल रही है तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 34 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यानी कि अगर हम 40 किलोमीटर की दूरी x+4 से तय करें यानी धारा की दिशा में तय करें तो इसका 25% अधिक है यानी 125% है धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाना, x-4 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 25 से विभाजित करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 को इधर भेजेंगे, 4 इंटू x+4 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12 1 13, 136 इंटू x+4 और इधर x-4 को इधर भेजेंगे और 5 से गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20, 200 x-4। ठीक है, अब यह किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा तो 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ठीक है, 2 से और विभाजित हो जाएगा 17 और 2 से काटेंगे तो 25। कितना आ जाएगा, 25x माइनस 100 बराबर 17x प्लस 68, 17 चौको 68। 17x आ जाएगा इधर तो 25 में से घट जाएगा 17x, कितना बचेगा 8x बराबर 100 आ जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस 68 कितना हो जाएगा 168। 8 से विभाजित कर देंगे x बराबर कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 21 आ जाएगा। और नाव की चाल क्या है दोस्त, x ही है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो क्या होगी 21 किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि पात्र A और B में अम्ल और पानी का मिश्रण है। पात्र A में अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 है, पात्र B में वह 11:13 है। पात्र A से 4 लीटर विलयन को पात्र B के 5 लीटर विलयन में मिलाया गया है। इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा या कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो दोनों में हमें टोटल जो विलयन है, टोटल मिश्रण है, उसको बराबर करना होगा। ठीक है, पात्र A में कितना है, 7 और 5 12 है टोटल, और पात्र B में कितना है, 11 और 13 24 है टोटल। तो पात्र B में तो 24 रहने देते हैं, इसे 12 से 24 बनाएंगे तो A में कितना हो जाएगा, अब 7 और 5 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 14:10, कितना होगा 24 होगा। और रेशियो 7:5 का ही रहेगा, 2 से काटेंगे फिर 7:5 आ जाएगा। अब B में कितना है, 11:13 है। ठीक है, पात्र A से 4 लीटर और पात्र B से 5 लीटर विलयन मिलाना है और इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा यह हमें बताना है। तो जहाँ पर ये 4 लीटर और 5 लीटर लिखा गया है, इसे हम 4:5 का रेशियो भी समझ सकते हैं, या फिर यह समझ सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में पात्र A के 1 लीटर विलयन में 14 यूनिट अम्ल होगा और 10 यूनिट पानी होगा। अम्ल और पानी अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पात्र A में 14 लीटर, 1 लीटर में 14 यूनिट और 10 यूनिट होगा, तो 4 लीटर में क्या होगा, 14 चौको 56 अम्ल हो गया और 10 चौको 40 पानी होगा A में। ठीक है, और B का कितना लेना है, 5 लीटर लेना है, तो 5 11 25 55 यूनिट अम्ल होगा और 13 25 65 यूनिट पानी होगा। टोटल इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 5 5 10 11, 111 अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात बताना है ना, तो 111 अनुपात 6 4 10 105 होगा। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15, कितना आ जाएगा 37 अनुपात 35 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, 2
माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 भागित, यहाँ पर 4 नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, इधर 3 है, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बचेगा 2 माइनस 1/2 और 1/4 को भी चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1/6 भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे, 4 चला जाएगा ऊपर और 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर 4 और 3 में से क्या एलसीएम हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 तरफ का 9 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 2 माइनस में है, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बराबर इसके क्या होगा 2 माइनस 17/12। तो 12 दूनी 24 और 24 माइनस 17 बटे कितना होगा 12 होगा। 24 में से 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7/12 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर और इसका आयतन 672 घन सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h। ठीक है, और इसका आयतन कितना, इसका आयतन क्या होता है πr² × h। बोला जा रहा है इसका व्यास ज्ञात करो, तो इनका हम क्या करेंगे अनुपात बना रहे हैं तो अनुपात बना लेंगे, 96/672 हो जाएगा। ठीक है, यह वक्र पृष्ठीय है और बटे में क्या लिखा हुआ है आयतन लिखा हुआ है। ठीक है, h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस r से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2/r, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, r इधर भेज देंगे और 48/672 को इधर भेजेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 672/48। ठीक है, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 और कितना बचेगा 7, तो 12 छंग 72, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो r बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 14 आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि इसका व्यास ज्ञात करो और व्यास बराबर क्या होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, r बराबर रख देंगे 14, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, व्यास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी, यहाँ पर हम एक छोटे से फार्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है समझ लीजिए, x + x1 बटे x1 इंटू t1 बराबर x - x2 बटे x2 इंटू t2। यहाँ पर x क्या है, x1 क्या है, t1 क्या है, यह सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। t क्या है, टाइम है। ठीक है, 2 दिन कम लगते। t1 और t2 जो टाइम कम लग रहा है पहली घटना में जब 4 व्यक्ति अधिक होते हैं, तो x1 क्या है, जो अधिक व्यक्तियों की संख्या है, कितने व्यक्ति अधिक हो रहे हैं वह x1 है, और x क्या है, जो सबसे शुरुआत में व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे थे। x उन व्यक्तियों की संख्या है जो किसी कार्य को करने के लिए जरूरी थे। उसके बाद यदि 4 व्यक्ति अधिक होते तो x1 क्या है, 4 व्यक्ति, और t1 क्या है, उन्हें 2 दिन समय कम लगता। अब x2 क्या है, दूसरी कंडीशन में जब 6 व्यक्ति कम होते, क्योंकि अब कम है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो 6 व्यक्ति कम होते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता, तब t2 क्या होगा, 4 दिन अधिक लगेंगे, यह t2 होगा। यह क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है
जैसे एक प्रश्न आता है चाल समय दूरी में, जिसमें कहा जाता है कि यदि गति बढ़ा दी जाए 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा दी जाए तो 2 घंटे कम समय लगता है, यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी जाए तो 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो बताओ एक्चुअल स्पीड क्या है। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रश्न है और केवल यहाँ पर यह कार्य और समय में दे दिया गया है। तो इसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यह फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। x हमें ज्ञात करना है, x प्लस कितना है 4/4 और यहाँ पर t1 कितना है 2 दिन कम लगते हैं तो 2 बराबर x माइनस 6/6 और t2 कितना है 4। क्लियर है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से इसे काट लेंगे 2 तियाँ 6। ठीक है, 3 को भेज देंगे इधर तो 3x प्लस 4 तियाँ 12 हो जाएगा बराबर 4 से गुणा करा देंगे तो 4x माइनस 24 हो जाएगा। 24 को भेजेंगे इधर तो 12 प्लस 24 कितना होगा 36 होगा और 3x को भेजेंगे इधर तो 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और x क्या है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो हमारा आंसर एक सही हो जाएगा, 36 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है कि यह फार्मूला कहाँ से आया है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो और कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के मैं करा दूंगा। ठीक है, लेकिन यह फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी और चाल समय दूरी में भी इसका यूज आप करके आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या है। देखें, 8 पेन प्लस 14 पीसी लिख देते, पेंसिल को लिख देते हैं पीसी। ठीक है, पेन को केवल पी और पेंसिल को पीसी। ठीक है, बराबर है 12 पेन प्लस 5 पेंसिलों के मूल्य के। देखो, 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य बराबर है 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के। ठीक है, अब एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो हम इधर पेन को भेज देंगे, 8 पेन है ना, इधर भेज देंगे तो 12 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा 4 पेन। 5 पेंसिल को इधर भेज देंगे तो 14 पेंसिल इधर है और 5 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 पेंसिल आ जाएगा, 9 पेंसिल। तो एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात बताना है। पेन को इधर ही रहने देते, पेंसिल भेज देते इसके नीचे, तो पेन बटे कितना हो जाएगा पेंसिल हो जाएगा। 4 को इधर भेज देंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा 4। तो पेन अनुपात पेंसिल कितना होगा 9:4, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 of 5। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 भागित 2 है तो क्या लिख लेंगे 15/2 प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है 3x/1 प्लस 12/2 प्लस 2x/1 माइनस x। देखिए इधर मैं आपको बिल्कुल साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 प्लस 2x/1 माइनस x लिखा हुआ है, 1 माइनस x गुणे 2 करेंगे तो 2 माइनस 2x प्लस 2x बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस x आ जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2/1 माइनस x। 1 माइनस x चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 1 माइनस x यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जहाँ 2x लिखा हुआ है यहाँ पर क्या बचेगा केवल और केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पर 1 माइनस x/2 आ जाएगा। 2 1 कम 2 होगा। तो अब देखें इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यह 2 चला जाएगा ऊपर तो 3 दूनी 6, ऊपर आ जाएगा 6x/2 1 कम 2। ठीक है, और 2 प्लस 12 माइनस 12x लिखा हुआ है तो 12 कितना हो जाएगा 14x माइनस 12x बराबर कितना है 12 दूनी 24 1 25/2। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 7x माइनस, सॉरी यहाँ पर केवल 14 है ना, तो यहाँ पर केवल कितना होगा 7, एक सेकंड,
क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस 12x रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 6x। 7 माइनस 6x को क्या कर लिया हमने, ले लिया है एलसीएम। 2 गुणे 7 माइनस 6x एलसीएम हो गया। इधर तो 2 है ही नीचे, 15 गुणे कितना हो जाएगा 7 माइनस x, तो 15 गुणे 7 माइनस 6x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x बराबर कितना है 25/2। देखिए 2 से 2 यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7x को भेज देंगे इधर और इसको 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105 माइनस 15 छक्के 90 x प्लस 6x बराबर 25 सत्ते 175 माइनस 25 छक्के 150 x। 150 x को इधर ले आएंगे, उससे पहले 90x माइनस का है 6x प्लस का है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 90 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84x माइनस का इधर रहेगा और 150 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 150 में से 84 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6 और 8 6 14 यानी कितना आ जाएगा 66x आ जाएगा, ठीक है बराबर 105 इधर आ जाएगा। 175 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0 और इधर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 70/66। x का मान ही हमें ज्ञात करना है। 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 35/2 3 6 2 3 6 35/33 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है यह बतानी है। चलिए x की आय y की आय से कितनी कम है 20% कम है, यानी कि अगर y की आय 100 है तो x की कितनी है 80 है और इन दोनों की संयुक्त आय कितनी होगी 180 होगी और 180 से 35% कम है z की आय। तो 35% कम का मतलब इसका कितना परसेंट है 65% है, बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 2 नहीं 18, यानी z की आय कितनी है 9 त्रिका 27, 9 कम 9 और 2 11 117 है। कहा जा रहा है कि z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो x से कितनी अधिक है यह निकालना है। 117 180 से कितना अधिक है 20 10 30 और 7 37, 37/80 गुणे 100 कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। 8 से विभाजित कर देंगे, 8 से भाग करेंगे 370 को, 370/8 तो कितना आ जाएगा 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 5 और 8 छंग 48, 2 और 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40 तो कितना आ जाएगा 46.25% अधिक होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8,000 रुपये की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 8,000 रुपये हैं, पहले वर्ष ब्याज काउंट होगा, दूसरे वर्ष काउंट होगा और फिर तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, यहाँ पर केवल 4 महीने का ब्याज काउंट होगा, ठीक है। अब देखो एक वर्ष यानी 12 महीने में ब्याज कितना, रेट कितना लग रहा है 15% का लग रहा है। तो पहले साल 15% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 15% ब्याज लगेगा और तीसरे साल पूरे एक साल का तो ब्याज रहेगा नहीं, कितने महीनों का रहेगा 4 महीनों का। तो 4 महीने में कितना ब्याज लगेगा 15/12 गुणे 4, 4 3 12 3 25 15 यानी 5%। तो यहाँ पर 5% ब्याज काउंट कर लेंगे, बस टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल आएगा। 15% 8,000 का 15% कितना होगा 15 8 120 और ये 0 1200 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 8,000 का 15% यानी मूलधन का 15% ब्याज
प्लस इस ब्याज का भी 15% ब्याज कितना होगा, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले साल यानी तीसरे वर्ष में केवल 4 महीनों तक का ब्याज काउंट करना है तो 5% ब्याज काउंट होगा, मूलधन का कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। ठीक है, अब इसका कितना मिलेगा, 60 और इसका 60 कितना होगा, 5% मिलेगा ना, तो 1200 का 60 और फिर 1200 का 60 120 हो जाएगा, 120 और इसका 5% तो 18 पंचे 90 यानी 9 रुपये ब्याज मिलेगा। यह टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा जो 2 वर्ष 4 महीनों का होगा। इसे काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 12 24 और 4 2800 प्लस 180 प्लस 120 कितना होगा, 300 और प्लस यह 9 9 0 8 3 11 का 1 हासिल लगाए 3109 यहाँ पर रुपए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक पंखे का सूची मूल्य 4500 रुपये है, इसे 15% छूट पर बेचा जाता है। यदि सूची मूल्य पर एक दूसरी प्रतिशत छूट देने के बाद इसका अंतिम विक्रय मूल्य 3213 हो तो दूसरी छूट प्रतिशत क्या होगा। देखो 4500 की वस्तु है, 15% की छूट यानी 85% में बेचा जा रहा है, एक और छूट दी जा रही है तो 100 माइनस एक्स मान लेते हैं, x% की और छूट दी जा रही है तो बराबर यह बेचा जा रहा है 3213 में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 पंचे 45, 3 1 4 2 6 3 9, 9 से यह भी कट जाएगा तो 9 त्रिका 27, 5 9 पंचे 45, 6 9 सत्ते 63, कितना आ जाएगा, 357 आ जाएगा। 17 से भी कट जाएगा, 17 5 85, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 कम 17 21 आ जाएगा। 5 पंचे 25 और 25 चौको 100, 4 आ जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 यानी 84। एक्स को इधर लिए जाएंगे तो एक्स बराबर 84 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 16% यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्षों में 21,000 हो रही है, निवेशित राशि क्या है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो हर वर्ष बराबर रहता है, यानी कि उसमें जितना समय का गैप दिया गया है, जैसे यहाँ पर 3 वर्षों बाद इतनी राशि हो रही है तो यह किस रेशियो में बढ़ रही है, प्रत्येक 3 वर्षों में उसी रेशियो में बढ़ेगी, प्रत्येक 3 वर्षों में उसी रेशियो में बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका रेशियो निकालना है। जब आप 12,600 अनुपात 21,000 रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 आ जाएगा। इधर 36 का 18, 3 6 पंचे 30 35 आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक का 21, 7 पंचे 35, 3 अनुपात 5 आ जाएगा। यानी कि राशि 3 से कितनी हो रही है, 5 हो रही है, 3 की 5/3 गुना हो रही है, तब यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी राशि 12,600 से 3 वर्षों में 5/3 गुना 21,000 हो जाती है। यानी राशि अगर पहले x रही होगी तो पहले 3 वर्षों में कितनी बड़ी होगी, 5/3, फिर अगले 3 वर्षों में फिर कितनी हुई होगी, 5/3, तो टोटल 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 12,600 हो जाएगी। ठीक है, तो x हमारी राशि है जो हमने माना है, बस x का मान हमें निकालना है। x बराबर क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 9 से इसे गुणा करा देंगे तो 9 छाके 54, 9 दूनी 18 और 5 कितना होगा, 23, 9 कम 9 और 2 11 बटे 5 पंचे 25 होगा। ठीक है, अब 25 है, 4 से ऊपर गुणा कराएंगे, 4 से नीचे, 25 चौको 100 हो जाएगा और 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, 4 1 कम 4 और 4 1 5, फिर 4 1 कम 4, कितना आ जाएगा, 4536 रुपये, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक वस्तु x% लाभ पर 875 रुपये में बेची गई। जब उस वस्तु को 896 रुपये में बेचा गया तब प्राप्त लाभ पिछले लाभ से 3% अधिक था।
x का मान ज्ञात करो। तो 3% जो अधिक था वह 3% कितने रुपए के बराबर है? 896 में जब बेची गई तब 3% अधिक हुआ ना, तो 875 से कितना अधिक है? देखेंगे कितना अधिक है, 1 और 2, 21 अधिक है, यानी 3% बराबर 21 के है। ठीक है, 3% बराबर 21 के है, तो 1% बराबर किसके होगा? 7 के। 100% बराबर किसके होगा? 700 के। यानी जो मूलधन है दोस्त वह कितना है? 700 है। मूलधन का मतलब क्रय मूल्य कितना है? 700 है। और यहाँ पर बेचा कितने में जा रहा है? 875 में। यह है सीपी और एसपी कितना है? 875। तो प्रॉफिट कितना है? सीपी को घटा देंगे इसमें 175 का। अब 175 का लाभ हो रहा है 700 में, जब 875 में बेचा जा रहा है तब x% का लाभ हो रहा है ना, तो x% बराबर क्या होगा? 175 बटे 700 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ लोग किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 9 लोग और होते तो वह काम 50 दिनों में पूरा हो जाता। मूल रूप से कितने लोग हैं? मान लेते हैं मूल रूप से x लोग हैं, 60 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। यदि 9 लोग और होते यानी x + 9 होते तो 50 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, मूल रूप से कितने लोग हैं? x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 से 0 चाहे तो काट लेंगे, कितना हो जाएगा? 6x बराबर 5x + 9 पंचे 45। 5x इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। बस यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक 4% की साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में 4260 हो जाती है। इसी धनराशि पर 4 सही 1/5 वर्ष के लिए वार्षिक 8 सही 1/2% की दर से साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? निकटतम रुपए में बताना है। ठीक है, 4% की ब्याज दर है, 5 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा? 4 पंचे 20 ब्याज मिलेगा। अगर 20 ब्याज मिलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी? 100 अगर रही होगी तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और 120 यूनिट बराबर कितना दिया जा रहा है? 4260 दिया जा रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 36 और 6 42, तो 12 पंचे 60। ठीक है, फिर 12 पंचे 60, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 35.5। तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा? 100 यूनिट, यानी जो मूलधन था वो कितना है? तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3550 हो जाएगा। ठीक है, अब राशि कितनी आ गई है? 3550। वर्ष कितने हैं? 4 से 1/5, तो 5 चौको 20, 1 21/5 गुणित ब्याज की दर कितनी? 8 दूनी 16, 1 17, 17/2 और गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है, यह ब्याज निकल आएगा, यहाँ से ब्याज निकल आएगा, बस इसे सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब इन सभी को गुणा करना पड़ेगा। 5 से चाहे तो काट लें, 5 7 35, 5 1 5, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा? गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 1 7 और 7, इकाई के अंक में तो 7 आ रहा है लेकिन दशमलव के बाद आएगा, तो हमें गुणा करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर निकटतम में हमें बताना है। तो चलिए फटाफट से गुणा कर लेते हैं। 21 से गुणा करेंगे 71 और 2 1 2, 2 7 14, कितना आ जाएगा? 1 7 2 9 4, 1 1491 आ जाएगा। गुणे 17 कर देंगे तो 17 1 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 नहीं है 153, 1 54, 54 के 4 हासिल लगे कितने? 15, 17 चौको 68 और 15, 68 10 78 और 78 और 5 कितना होगा? 83 हो जाएगा, यानी 3। 17 कम 17 और 8 25, 25 347 बटे कितना है? 20 है, बटे 20 कर देंगे। 0 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 2,
2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 सती 14, ठीक है, और 2 तियाँ 6, इस तरह से आएगा। 2 पंचे 10, 1267.35 आएगा। तो 1267 के आसपास है, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या x को 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, x के अंकों का योग कितना होगा? तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 5 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी जो इन सभी से विभाजित हो जाए। सबसे पहले वह संख्या ज्ञात करनी होगी। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 15, 24, 35 और 42, 2 से भाग कर देंगे। 2 पंचे 10, 15, 12, 35, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से एक बार भाग कर लेते हैं। 5, 3 पच्ची 15, 3 चौको 12 और 35, 3 सत्ते 21। एक बार 5 से भाग कर लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4, 5 सत्ते 35, 7। तो अब देखिए क्या क्या बचा। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 गुणे 7, 7 चौको 28, ये होगा इसका एलसीएम। और एलसीएम आ कितना जाएगा, 0, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 6 दो 8, 840 इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई है। तो हम देखेंगे कि इससे थोड़ी बहुत बड़ी हो, इससे कम होगी क्योंकि तो 4 अंकों की हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या या यही संख्या 840 से पूरी तरह अगर विभाजित है तो यह इन सभी से भाग करने पर 4 इसमें शेषफल बचेगा। तो इनसे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, इसके आसपास जो सबसे कम संख्या हो वह कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। एक बार जाएगा यहाँ पर 840 आ जाएगा। 0 इधर 10 में 4 गया 6 बचेगा और 9 में 8 गया तो 1, 160, 8 दूनी 16, 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, कितना आया 80। यहाँ पर माइनस का शेषफल आया ना, यानी कि यह जो संख्या है 1, 0, 0, 8 0, अगर इसमें 80 और जोड़ दें तो यह संख्या 840 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और 840 विभाजित होने का मतलब है 10, 15, 24, 35 और 42 से भी विभाजित हो जाएगी यह संख्या। लेकिन इसे भाग करने पर शेषफल 7 बचना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, +7 और कर देंगे। क्लियर है? जैसे +7 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1, 0, 0, 8, 7 और फिर इसके अंकों का योग निकालेंगे, 8, 7, 15, 1, 16 आ जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा है क्योंकि कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस है बहुत ईजी, बस आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 58.5 kg था। जब 64.5 kg औसत वजन वाले 8 और छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.96 kg की वृद्धि हो जाती है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी यह बताना है। देखिए यहाँ पर यह जो 64.5 kg औसत वजन है यह 58.5 से कितना अधिक है, तो कितना है, 6 kg अधिक है। और जब 6 kg एक औसत में अधिक है तो टोटल 8 छात्रों का कितना अधिक होगा, 6 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, यह टोटल में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर औसत में वृद्धि देखें तो कितनी हो रही है, 0.96 kg की हो रही है। इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी है, जो वृद्धि हुई है कक्षा में छात्रों की संख्या, उसके पहले छात्र इसमें कितने थे। तो अगर टोटल छात्र अब देखिए कक्षा में कितने हो गए हैं तो क्या करेंगे, 0.96 यहाँ पर कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल यहाँ पर छात्र कितने हैं। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 आगे बढ़ा देंगे, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि वृद्धि के बाद जो है छात्र कितने हैं, 50 हैं। तो वृद्धि के पहले छात्र कितने रहेंगे, क्योंकि वृद्धि कितने छात्रों की हुई है, 8 छात्रों की वृद्धि हुई है। 50 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 42।
इसका मतलब है कि वृद्धि के पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? 42 थी, 42 थी। यह थे आज के 25 क्वेश्चन। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट हो उसे मैं अलग से वीडियो बना करके उसे क्लियर कर दूं, ठीक है। क्लास की चालू PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रीजनिंग की क्लासों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा करके आप रीजनिंग की क्लासें भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रही है ठीक ठाक तरीके से, आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो आपके लिए एक मैं बहुत ही इजी सेशन चला रहा हूँ, SD यादव मैथ की बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, उसे जा करके आप देखिए। डेली सुबह 10 बजे उसकी क्लास आपको मिलती है, टाइप वाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको। उसमें मैथ्स में कॉन्फिडेंस जो है आपका वह बिल्कुल हाई हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से मैथ आने लगेगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।